प्लांट टिश्यूज तो हमने पढ़ लिया और अब बारी है एनिमल टिश्यूज की। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 9 साइंस टिश्यूज का दूसरा और आखिरी वीडियो ऑन एनिमल टिश्यूज। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके टिश्यूज के कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnhub.com। तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में जब हम लोग प्लांट टिश्यूज को डिस्कस कर रहे थे, वहां पर हमने टिश्यूज के कॉन्सेप्ट को काफी अच्छी तरीके से समझ लिया था। हालांकि इस वीडियो में हमारा फोकस एनिमल टिश्यूज पे है, यानी कि हम एनिमल टिश्यूज के अलग अलग टाइप्स को डिटेल में देखेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके फंक्शंस को अच्छे से समझेंगे। बट उससे पहले कुछ ही मिनटों में हम एक क्विक रिकैप ले लेंगे ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यूज। जैसे ही हम एनिमल्स की बात करते हैं बच्चों, तो हमारे पास यूनिसेल्यूलर एनिमल्स भी होते हैं और मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स भी होते हैं। यूनिसेल्यूलर बोले तो जिनकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होता है। मल्टीसेल्यूलर बोले तो मल्टी मतलब मैनी, यानी कि जिनके बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। जैसे ही मल्टी सेल्यूलैरिटी आता है सीन में, यानी कि जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म ढेर सारे सेल्स से बना होता है, तो वहां पे आ जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। इसके बारे में भी हमने पहले जिक्र किया है। डिवीजन ऑफ लेबर किसे कहते हैं? याद है टीचर्स डे सेलिब्रेशन वाली स्टोरी? कितने लोगों को याद है टीचर्स डे सेलिब्रेशन वाली स्टोरी? चलो एक बार फिर से रिकैप करते हैं। अगर आपके स्कूल में टीचर्स डे का एक फंक्शन सेलिब्रेट हो रहा है, मान लो कि क्लास में टोटल 100 बच्चे हैं। अब ये सारे के सारे 100 बच्चे कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, तो इन्होंने क्या किया, काम को डिवाइड कर लिया आपस में। 10 बच्चे कल्चरल्स देखेंगे, 10 बच्चे फूड अरेंजमेंट्स देखेंगे, 10 बच्चे सीटिंग अरेंजमेंट्स देखेंगे, 10 बच्चे डेकोरेशन देखेंगे। तो इस तरीके से जितने भी काम हैं उनको इन्होंने आपस में डिवाइड कर लिया। तो ये जो ग्रुप ऑफ बच्चे हैं जो डेकोरेशन का काम संभाल रहे हैं, ये सारे के सारे 10 बच्चे जो है एक पर्टिकुलर सिमिलर फंक्शन की तरफ, एक सिमिलर गोल को लेकर के काम कर रहे हैं। और ठीक कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट होता है सेल्स के साथ भी। जब एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो कुछ सेल्स ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं और वो इकट्ठे कुछ एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, और ऐसे ही ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं टिश्यूज। ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, हम अपने ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हमारे बॉडी के अंदर भी ढेर सारे सेल्स हैं, बिकॉज वी आर मल्टी सेल्यूलर। एग्जैक्टली। अब इन सेल्स ने भी आपस में ग्रुप्स बना रखे हैं, ठीक है। तो भाई कुछ सेल्स ने डिसाइड किया कि चलो हम एक काम करते हैं, हम एक जैसा एक मतलब फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो हम अपना एक गैंग बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। और ऐसे ही एक ग्रुप ऑफ सेल्स ने बनाया एक टिश्यू, फॉर एग्जाम्पल लंग टिश्यू, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई हम जो है ना इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रेस्पिरेशन में मदद करेंगे, ठीक है। तो ऐसे वाले सेल्स ने मिला करके बना दिया लंग टिश्यूज। अब इस तरह के कई सारे टिश्यूज मिल करके बनाते हैं एक ऑर्गन, जैसे कि जो लंग है, लंग इन इटसेल्फ इज एन ऑर्गन। तो लंग बनते हैं ऐसे कई तरह का, ऐसे कई सारे टिश्यूज से, ठीक है। ओके, अब इस तरह के कई सारे ऑर्गन्स मिल करके बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम। एग्जैक्टली। जैसे अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाहिर सी बात है सिर्फ लंग्स तो नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, है ना। अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करो तो भाई उसमें नोज भी है, नेजल कैविटी भी है, उसमें विंड पाइप भी है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारे ऑर्गन्स मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब ऐसे कई ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जैसे हमारी बॉडी की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिल करके बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म। एग्जैक्टली। तो ये जो हिरार्की अभी अभी हमने देखी, बहुत सारे सेल्स हैं, इन सेल्स में से कुछ ने ग्रुप्स बना लिए जो एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हो गया टिश्यूज। टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। और इस पूरे लेवल को हम क्या कहते हैं?
लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर क्या क्या लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, क्या क्या लेवल पे ये सेल्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। सोच के देखो, जब हम ब्रीद करते हैं, जब हम ऐसे ब्रीद करते हैं तो हम अपने चेस्ट के मूवमेंट को फील कर पाते हैं। एग्जैक्टली क्या मूव हो रहा है? चेस्ट के मसल्स मूव हो रहे हैं। ये मसल्स क्या है? मसल सेल्स हैं, और ये मसल सेल्स इकट्ठा बनाते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या है? एक तरह का एनिमल टिश्यू है, राइट? ठीक उसी तरीके से ये जो हम ब्रीद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि हम बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ले सकें। हम ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है? ऑक्सीजन क्यों चाहिए हमें? अरे भाई, जो भी खाना हम खाते हैं उस खाने को ऑक्सीडाइज होना पड़ता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि उस खाने को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, राइट? इसका मतलब है कि हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन सारे सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैम, ब्रीद इन करके हमने ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर तो ले लिया, बट ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी के सारे सेल्स तक कौन पहुंचाता है? ब्लड। तो ब्लड क्या है? ब्लड भी एक तरह का टिश्यू है जिसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो इस तरीके से बच्चों, एनिमल टिश्यूज भी कई अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। तो प्राइमरीली एनिमल टिश्यूज 4 टाइप्स के होते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और चौथा नर्वस टिश्यू। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सारे टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे विद एपिथेलियल टिश्यूज। क्या होते हैं ये वैसे टिश्यूज होते हैं जो हमारे बॉडी के एक्सटर्नल सरफेसेस पे एक कवरिंग की तरह प्रेजेंट होते हैं। मतलब एक बाहर वाली जो परत है, बाहर वाली जो लेयर है, वो है एपिथेलियल टिश्यू। किसका लेयर? जैसे हमारा स्किन, एक्सटर्नल सरफेस, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल स्टमक की लाइनिंग पे होते हैं ये, इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे होते हैं ये। तो जितने भी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स हैं उन सब की लाइनिंग में हमें एपिथेलियल टिश्यूज देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, जितने भी हमारे कैविटीज़ होते हैं, जैसे मान लो ओरल कैविटी, माउथ की जो कैविटी है, वो पूरी कैविटी के बाहर भी एक पतली सी एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग है। तो बेसिकली एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं वो सरफेसेस के बाहर की जो है वो कवरिंग है, ठीक है? अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि इसका पर्पस क्या है, इसके होने का पर्पस क्या है कि ये डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स को अलग अलग रखते हैं। एज इन फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कॉलोनी को देखो, एक घर के बाहर एक बाउंड्री बनी होती है। उस बाउंड्री का काम क्या है? उस घर को बाकी घरों से या फिर बाकी बिल्डिंग से सेपरेट करना, राइट? यही काम होता है बाउंड्रीज का। सिमिलरली ये जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं ये बाउंड्रीज की तरह काम करते हैं ताकि डिफरेंट जो हमारे बॉडी के सिस्टम्स हैं, जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो सारे सेपरेट रहें, ठीक? इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम बाहर, घर के बाहर बाउंड्री देते हैं तो उस बाउंड्री का एक काम प्रोटेक्शन तो होता ही है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यूज का भी एक फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, जिसमें वो ये इंश्योर करते हैं कि भाई एपिथेलियल टिश्यू के बाद उसके नीचे नीचे जो बाकी अंडरलाइंग टिश्यूज हैं, जो बाकी अंडरलाइंग ऑर्गन्स हैं, वो सारे सेफ रहें, वो सारे प्रोटेक्टेड रहें। एक और खास बात एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में ये होती है कि ये एवास्कुलर होते हैं, यानी कि दे do not have blood vessels। एपिथेलियल टिश्यूज में ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। क्यों? एपिथेलियल टिश्यूज हमारी बाहरी लेयर है, बाहरी कवरिंग है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा एक्सपोज होते हैं टू वेरियस मैकेनिकल और केमिकल वेयर एंड टियर, राइट? क्योंकि ये बाहर का लेयर है, राइट? तो अब बाहर वाली लेयर है तो इसके बाहर कुछ नहीं है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं है, राइट? तो कभी ये कहीं किसी पे चोट लग जाती है, कहीं पे घिसा जाता है, राइट? तो हर तरह के वेयर एंड टियर से ये एक्सपोज होते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो ब्लड वेसल्स होते तो कुछ भी होगा तो ब्लीडिंग होने लग जाएगी, ब्लड लॉस होने लग जाएगा, राइट? तो इसीलिए इनमें जो है ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, लेकिन इट इज़ ऑलवेज इंश्योर्ड कि ये जो टिश्यूज होते हैं इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई मिलते रहती है फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यूज एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है? इसलिए आप देखोगे कि अगर आपके स्किन में कभी कभी क्या होता है कि खरोच सी आ जाती है बिल्कुल ऊपर से, तो उस समय ब्लीडिंग नहीं होती है,
राइट। लेकिन जैसे ये डीप कट हो जाता है तो क्या होता है, जो अंडरलाइंग ब्लड वेसल्स हैं उनके होने की वजह से उस समय ब्लीडिंग होने लगती है, राइट। तो ये एक ऊपर का इंट्रोडक्शन था अबाउट एपिथेलियल टिश्यूज। चलो अब एपिथेलियल टिश्यूज के फंक्शंस को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर इनके स्ट्रक्चर को हम देखें तो यहाँ पर हमें क्लोजली पैक्ड सेल्स देखने को मिलते हैं। और क्लोजली पैक्ड बोलने का मतलब ये है कि इन सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है, दो सेल के बीच का जो स्पेस है वो ऑलमोस्ट नहीं है या फिर बहुत बहुत मिनिमम है, बहुत ही कम, लेस इंटरसेल्यूलर स्पेसेस है, ठीक है। अच्छा, ये एक लेयर, एक शीट जैसा फॉर्म करती हैं ये सारे सेल्स, और इनके दो लेयर्स है। एक तो ऊपर का लेयर है विच इज़ द फ्री सरफेस, मतलब ऊपर का जो सरफेस है दैट इज़ द फ्री सरफेस, और जो बेस का सरफेस है उसे हम कहते हैं बेसल सरफेस। बेसल सरफेस कनेक्टेड होता है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू को सेपरेट करता है फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू सबसे ऊपर है, सबसे आउटर कवरिंग है, इसके नीचे दूसरे टिश्यूज भी हैं, तो दूसरे टिश्यू से एपिथेलियल टिश्यू को सेपरेट करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। यहां तक स्ट्रक्चर का एक आइडिया लग गया। तो चलो भाई अब बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन। जाहिर सी बात है कि भाई ये आउटर कवरिंग है, आउटर मोस्ट लेयर है, तो ये प्रोटेक्शन ऑफर करती है, यानी कि ये इंश्योर करती है कि इसके अंदर जितने भी अंडरलाइंग टिश्यूज हैं या फिर ऑर्गन्स हैं वो सेफ रहे। ठीक उसी तरह जैसे हम घर के बाहर बाउंड्री बनाते हैं ताकि घर को प्रोटेक्शन भी मिले, सिक्योरिटी गार्ड को रखते हैं बाउंड्री के पास ताकि घर के अंदर कोई भी चोर या ऐसे कोई भी अनवांटेड पर्सन घुस न सके, है ना। तो कुछ उसी तरह का प्रोटेक्शन का फंक्शन होता है एपिथेलियल टिश्यूज का। इसके अलावा इनका दूसरा फंक्शन होता है रेगुलेट्स एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, मतलब कि इस चीज, मतलब एपिथेलियल टिश्यू, ये जो बाउंड्री है, ये जो लेयर है, इसी को पार करके चीज़ें जो हैं बॉडी के अंदर जा सकती है, चीज़ें बॉडी से बाहर आ सकती हैं। तो ये जो मटेरियल का एक्सचेंज है इसको ये कंट्रोल करता है, राइट। इसकी परमिएबिलिटी होती है कि भाई ये किसको जाने देगा और किसको रोक देगा, जस्ट लाइक द सिक्योरिटी गार्ड। अब सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि भाई हमारा कोई दोस्त आया है घर पे, तो वो उन्हें अलाउ कर देगा, वो उन्हें जाने देगा। लेकिन जैसे ही वो देखेगा कि भाई कोई ऐसा बंदा आया है जो स्ट्रेंजर है, जो जान पहचान का नहीं लग रहा है, तो शायद वो उसे आने नहीं देगा, राइट। तो इस तरीके से जो एपिथेलियल टिश्यूज है ये रेगुलेट करती है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। तो ये है तीसरा फंक्शन। इसके बाद तो ये था दूसरा फंक्शन, सॉरी। तो इसके बाद बात करते हैं थर्ड फंक्शन की। थर्ड फंक्शन इनका होता है इट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स एंड फूड, राइट। इनमें ये भी खासियत होती है कि यार ये ना चीज़ों को एब्जॉर्ब भी कर पाती हैं और इनके एब्जॉर्ब करने से वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी मिल पाती हैं। एब्जॉर्प्शन का भी हम एनालॉजी लेते हैं कि भाई मान लो सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा है, अब उस घर में कोई पार्सल आया, कोई लेटर आया, कोई डिलीवरी आई, तो डिलीवरी करने वाला जो बंदा है वो आएगा और वो सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा देगा, सिक्योरिटी गार्ड उसे ले लेगा और घर के अंदर तक पहुंचा देगा, है ना। तो यानी कि कोई भी इस तरह की जो चीज़ है, मतलब फूड है, न्यूट्रिएंट्स है, इस तरह की चीज़ों को ये एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है एपिथेलियल टिश्यू। क्योंकि अगर ये एब्जॉर्ब ना करे तो भी दिक्कत है, क्योंकि भाई ये एंड ऑफ द डे अगर ये एब्जॉर्ब ना करे तो वो जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन से बाहर नहीं जा पाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए इनका एब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी है। अब देखेंगे चौथा फंक्शन, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं ये सिक्रीट करते हैं बहुत तरह के यूज़फुल सब्सटेंसेस, जैसे कि एंजाइम्स, जैसे कि हॉर्मोन्स, जैसे कि सलाइवा, इस तरह की बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस ये सिक्रीट करते हैं। अब देखो सभी हमारे लिए कितने यूज़फुल होते हैं। अगर सलाइवा की बात करें, जब हम खाना खाते हैं, खाना को च्यू करते हैं, उस समय सलाइवा के होने की वजह से खाना हमारा सॉफ्ट हो जाता है, तो उनका ब्रेक डाउन ईजियर हो जाता है। एग्जैक्टली अगर बात करें एंजाइम्स की, तो बहुत तरह तरह के एंजाइम्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं जो हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में डायरेक्टली मदद करते हैं। अगर बात करें हार्मोन्स के, हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो अगेन हमारे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करते हैं। जैसे बहुत से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो स्पेसिफिकली मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से ये जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं ये कई यूजफुल सब्सटेंसेस को सिक्रीट भी करते हैं। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यू ब्रॉडली दो टाइप के होते हैं, सिंपल एपिथेलियम एंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम जो है उसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है।
सिंपल एपिथेलियम को हम फर्दर 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनार। ठीक उसी तरीके से स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम को भी हम 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एंड स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार, इनफैक्ट सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार। तो इस तरीके से हम एपिथेलियल टिश्यूज को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। इन सब के बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका फंक्शन कैसा होता है। बट एक बात बता दूं कि ये सारे अलग अलग टाइप के जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं ये बॉडी के अलग अलग लोकेशन में पाए जाते हैं, मतलब स्पेसिफिक टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज बॉडी के स्पेसिफिक लोकेशन में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका फंक्शन भी कुछ स्पेसिफिक होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में। स्क्वामस ये जो शब्द है इसका मतलब ही होता है फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और मैंने पहले बताया था कि सिंपल एपिथेलियम मतलब सिंगल लेयर, तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में होता है सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट थिन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स, पतले पतले फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसीलिए जब हम इनके सेल्स को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनका न्यूक्लियस कैसा होता है, फ्लैटेंड, क्योंकि सेल्स ही फ्लैट हैं तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस जो है वो भी फ्लैटेंड होते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि भाई ये काफ़ी थिन लेयर है। अब इतना थिन लेयर है तो इनका प्राइमरी रोल प्रोटेक्शन नहीं होता है, राइट। प्रोटेक्शन के लिए यू नीड अब बस अच्छा खासा तगड़ा सा मोटा सा लेयर हो तो अच्छा प्रोटेक्शन देगा, है कि नहीं। तो अब इतना पतला सा लेयर है तो प्रोटेक्शन ये कुछ खास प्रोवाइड नहीं कर पाता है, लेकिन इनका फंक्शन क्या होता है, इट अलाउज पैसेज ऑफ मटेरियल्स। अब पतली सी लेयर है तो मटेरियल का आना जाना जो है ना भाई वो बड़ा आसान हो जाता है। तो यही इनका मेन रोल होता है, दैट इट अलाउज द पैसेज ऑफ मटेरियल्स। अच्छा, ये पाया कहाँ पे जाता है, अब समझ में आ गया इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर जैसा है उसी के हिसाब से इनका फंक्शन है, और फंक्शन के हिसाब से इनका लोकेशन होता है, कहाँ पाया जाता है। ये आमतौर पर जितनी हमारी कैविटीज़ है ना उनके लाइनिंग में पाई जाती है, जैसे कि माउथ की कैविटी कह लो, इसोफेगस की कैविटी कह लो, जैसे कि हार्ट, लंग्स, इस तरह के ऑर्गन्स के कैविटी की जो लाइनिंग है, इनके अंदर की जो कैविटी है, माउथ की कैविटी, माउथ के अंदर का जो हमारा कैविटी है उसकी लाइनिंग, राइट, यहाँ पर पाए जाते हैं इस तरह के एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन की ज़रूरत कम होती है, बल्कि मटेरियल की पैसेज का जो रोल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। अगला नंबर है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। सिंपल है यानी कि यहाँ पर भी सिंगल लेयर है। क्यूबॉइडल क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर एक सेल जो है वो क्यूब शेप्ड सेल्स हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनका नाम पड़ गया है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, अब ये भी सिंगल लेयर है तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से ये बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सिंपल स्क्वामस फ्लैट होने की वजह से वो बहुत ही थिन लेयर थी, यहाँ पर लेयर उतनी थिन नहीं है, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन ये थोड़ा सा बेटर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि भाई ये और क्या क्या इनका फंक्शन होता है, तो इनका प्राइमरीली फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, और इसी वजह से ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट के लाइनिंग में होते हैं, ये किडनी ट्यूब्यूल्स के लाइनिंग्स पे होते हैं। तो ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पर देखो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन ये वाली चीज़ें होते हुए हमें दिखती हैं। जैसे अगर हम सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो ये सिक्रीट करते हैं सलाइवा, राइट, तो सिक्रीशन है वहाँ पे। अगर हम किडनी ट्यूब्यूल्स की बात करें तो वहां पर क्या होता है, किडनी जो भी चीज़ों को फिल्टर करती है उन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ये चीज़ें इन्वॉल्व होती है, तो इसीलिए वहां पर भी ये होते हैं क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम एक सिंगल लेयर है जहां पर क्यूब शेप्ड सेल्स हैं, प्रोटेक्शन बेटर थोड़ा सा प्रोवाइड करती हैं, बट मेन पर्पस इनका क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। इसके बाद आता है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। यहाँ पर भी हमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स देखने को मिलते हैं, और ये कैसे सेल्स होते हैं, ये टॉल पिलर लाइक सेल्स होते हैं, इसीलिए कॉलम कैसा होता है, टॉल होता है, तो टॉल कॉलम लाइक सेल्स होते हैं। अब इन सेल्स के टॉल होने की वजह से क्या होता है कि इनकी थोड़ी कुशनिंग इफेक्ट ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा और बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप लोगों ने आमतौर पे देखा होगा कि जब कभी भी हम कोई बहुत ही फ्रेजाइल सामान कैरी करते हैं, कांच वगैरह का सामान कैरी करते हैं, तो आपने देखा होगा पैकिंग करते दौरान हम उसे कपड़े या फिर किसी भी इस तरह की चीज़ों में उसको रैप कर लेते हैं ताकि उसे थोड़ी कुशनिंग इफेक्ट मिल पाए और वो थोड़ा प्रोटेक्टेड रहे। तो कुछ वैसी कहानी यहाँ पर भी है। जो कॉलमनार एपिथेलियम है, यहाँ पर जो सेल्स हैं वो थोड़े टॉल हैं, और टॉल सेल्स की
वजह से इनकी कुशनिंग इफेक्ट थोड़ी ज़्यादा है, तो प्रोटेक्शन थोड़ा ज़्यादा है, ठीक। हालांकि प्रोटेक्शन अगेन इज नॉट द मेन फंक्शन हियर, क्योंकि यहाँ पर भी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ही है, तो कोई बहुत हाई फाई प्रोटेक्शन यहाँ नहीं मिलता है। मेन फंक्शन यहाँ पर क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अच्छा, ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये हमें इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक सवाल मेरे से पूछ ही सकते हो कि मैम एक बात बताओ, इसके पहले जब हमने क्यूबॉइडल की बात करी थी, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, तो वो भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, तो फिर ये जो कॉलमनार एपिथेलियम है ये क्यों प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन की लाइनिंग पे? वो इसलिए क्योंकि इंटेस्टाइन को सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन के साथ साथ प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत होती है, राइट। क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर आपको पता है ये एब्जॉर्प्शन होती है, विलाई प्रेजेंट होती है जो एब्जॉर्प्शन में मदद करती है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि वहाँ पे सिक्रीशन हो रही होती है, क्योंकि डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान बहुत तरह के एंजाइम्स भी सिक्रीट हो रहे होते हैं, है ना। तो सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन तो इंटेस्टाइन में होता है, हमें पता है, बट इंटेस्टाइन को ना प्रोटेक्शन की ज़रूरत भी होती है बैक्टीरिया और दूसरे भी अनवांटेड सब्सटेंसेस से। तो यानी कि यहाँ पर हमें एक ऐसा एपिथेलियम चाहिए जो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में मदद करे, साथ ही साथ जो थोड़ा प्रोटेक्शन भी बेटर दे, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर किस तरह का एपिथेलियम प्रेजेंट है? सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। तो अब इस डिस्कशन के साथ हमने जितने भी हमारे तीनों टाइप के सिंपल एपिथेलियम थे उनको कवर कर लिया है। अब आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे अबाउट स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अब बच्चों, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम का एक और क्लासिक एग्जांपल देना तो मैं भूल ही गई। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी। इनफैक्ट यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं अलॉन्ग विथ सीलिया, इसीलिए हम कहते हैं सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। अब देखो यहाँ पर ये कैसे मदद करता है। अब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू क्या होता है, जब हम ब्रीद करते हैं तो ब्रीद इन ब्रीद आउट होते ही रहता है ना। तो अब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं म्यूकस को, ठीक है। यानी कि सिक्रीशन होता है यहाँ पर एग्जैक्टली। और ये जो म्यूकस होता है ये कैसे मदद करता है? ये म्यूकस जो है, जो भी एयर हम ब्रीथ करते हैं उसमें जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उसको ये ट्रैप कर लेता है और उसे ये लंग्स तक जाने नहीं देता है, राइट। यानी कि लंग्स को इन फॉरेन पार्टिकल से ये बचा लेता है, करेक्ट। तो देखो यहाँ पर म्यूकस का सिक्रीशन वाज इंपॉर्टेंट, यानी कि सिक्रीशन जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, राइट। इस वजह से क्या है यहाँ पर सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। अब सीलिया क्यों है? अब सीलिया क्या होते हैं? छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सीलिया के होने की वजह से, सीलिया के मूवमेंट की वजह से ये जो म्यूकस है, ये म्यूकस को हम स्वीप आउट कर पाते हैं, म्यूकस को हम मूव करा पाते हैं और फाइनली उसे नॉस्ट्रिल से हम बाहर मूव आउट करा पाते हैं, बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंगली आप ये नोट करोगे कि जब हमारी तबीयत खराब होती है, जब हमें सर्दी लग जाती है, जब हमें कोल्ड हो जाता है, राइट, वी जनरली हैव स्टफी नोज एंड कंजेशन, इस तरह की चीज़ हम एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमें कोल्ड होता है तो सीलिया जो है ना, इट स्टॉप्स वर्किंग। जब सीलिया काम नहीं करता है तो ये जो म्यूकस है ये हमारे नॉस्ट्रल्स में ही स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से वी फील दैट डिस्कम्फर्ट, ठीक है। तो अब सबको समझ में आ गया कि भाई ये जो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम है ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है और इनका होना हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। सो यस, अब हम फाइनली रेडी हैं टू स्टार्ट विथ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो चलो बच्चों, अब बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की। स्क्वामस एपिथेलियम क्या होता था? जिसके अंदर स्क्वामस वर्ड का मतलब ही क्या होता था? फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की बात करें, स्ट्रैटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर्स। तो यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स होते हैं, कैसे? सेल्स के फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स के, ठीक है। तो ऐसे अब एक नहीं बल्कि अनेक लेयर्स होते हैं। ज़्यादा लेयर्स मतलब ज़्यादा कुशनिंग इफेक्ट, मतलब ज़्यादा प्रोटेक्शन, एग्जैक्टली। तो इस तरह के जो स्क्वामस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है ये पाए जाते हैं स्किन में। इनफैक्ट अगर हम स्किन की लेयरिंग को देखें तो स्किन के आउटर लेयरिंग में होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम और उसके अंदर इनसाइड में होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। अगला नंबर है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आई डोंट थिंक कि मुझे आपको समझाने की जरूरत है, आप नाम से ही समझ चुके होंगे। स्ट्रैटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर्स, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब शेप्ड सेल्स, यानी कि क्यूब शेप के सेल्स के एक नहीं बल्कि अनेक लेयर्स होते हैं। ज्यादा लेयर्स मतलब ज्यादा प्रोटेक्शन ऑफ कोर्स। हालांकि इनका जो स्पेशलाइजेशन होता है, इनके फंक्शन की अगर हम बात करें, सो दे स्पेशलाइज इन सिक्रीशन। यस, यू हर्ड दैट राइट। तो अब इस फंक्शन को दिमाग में रखते हुए चलो गेस करते हैं कि ये कहाँ पाए जाते होंगे। तो वेल, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाए जाते हैं स्वेट ग्लैंड्स में। यस, करेक्ट। तो स्वेट ग्लैंड्स जो कि
काइंड ऑफ एक्सपोज्ड एरिया में होते हैं तो इन्हें प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत होती है, और सिक्रीशन तो ऑफ कोर्स है ही, स्वेट सिक्रीट करते हैं ये, है ना, तो इसीलिए इनमें होते हैं स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दूसरी तरफ अगर हम इसका थोड़ा कंपैरिजन करें विथ सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स भी सिक्रीट करते हैं बट उनमें पाया जाता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यों? क्योंकि उनका जो लोकेशन होता है, दे आर लोकेटेड इनसाइड, सो प्रोटेक्शन कंपैरेटिवली थोड़ा कम चाहिए होता है, मतलब थोड़ा कम में भी मैनेज हो जाता है। सो देयरफॉर सलाइवरी ग्लैंड्स में हमें देखने को मिलता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो तीसरा टाइप है सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सूडो शब्द को क्यों डाला गया है, तो सूडो शब्द का मतलब ही होता है फॉल्स। फॉल्स मतलब समथिंग जो जैसा दिख रहा है वैसा सच में है नहीं, इसीलिए सूडो वर्ड का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की बात हो रही है, ये एक्चुअली मल्टीपल लेयर से बने नहीं होते हैं, यानी कि यहाँ पर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं जो मल्टीपल लेयर्स जैसे दिखते हैं। यू हर्ड दैट राइट, होता एक ही लेयर है बट दिखता ऐसा है जैसे लगता है कि मल्टीपल लेयर्स हों, बट ऐसा कैसे होता है? अब सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम है, यानी कि टॉल सेल्स हैं, राइट, लंबे लंबे सेल्स हैं जिनकी कंसिडरेबली अच्छी हाइट है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सेल्स है ना, इनकी अलग अलग हाइट होती है। अलग अलग हाइट होने की वजह से ऐसा लगता है जैसे कि मल्टीपल लेयर्स हों, बट एक्चुअली में होता नहीं है। एक्चुअली में एक ही लेयर होता है जिसमें अलग अलग हाइट के सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें फीलिंग आती है कि वो स्ट्रैटिफाइड है, यानी कि वहाँ मल्टीपल लेयर्स है, और इसीलिए इनका नाम पड़ा है सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, अच्छा, तो अब अगर हम इनके फंक्शन की बात करें या फिर ये मिलते कहाँ हैं उसकी अगर हम बात करें, कि इनमें म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गॉबलेट सेल्स। क्या कहते हैं हम इन्हें? गॉबलेट सेल्स। यस, तो अब आप खुद दिमाग लगाओ कि भाई म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स इनमें होते हैं तो कहाँ पाए जाते होंगे? एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यू गेस्ड दैट एब्सोल्युटली राइट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इनका सीलिएटेड वर्जन देखने को मिलता है, यानी कि जिसमें सीलिया भी होता है, और दूसरा मेल यूरिथ्रा जहाँ पर इनका नॉन सीलिएटेड वर्जन देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर भी म्यूकस प्रोड्यूस होता है, म्यूकस सिक्रीट होता है, जो भी कह लो, बट वहाँ पर सीलिया नहीं होता है। ठीक है, तो ये था सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। सो आई गेस इसी के साथ हम लोगों ने सारे टाइप्स ऑफ एपिथेलियम को कवर कर लिया है। तो चलो बच्चों, लेते हैं एपिथेलियल टिश्यूज का एक वेरी वेरी क्विक रिकैप। माउथ और स्किन में पाए जाते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, यस, और वहीं अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स की लाइनिंग्स में तो वहाँ पर पाए जाते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। अगर हम बात करें सैलाइवरी ग्लैंड्स की लाइनिंग्स में तो वहाँ पर पाया जाता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और दूसरी तरफ अगर बात करें स्वेट ग्लैंड्स की तो वहाँ पर होते हैं स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एग्जैक्टली। अगर हम बात करें मेल यूरिथ्रा की तो वहाँ पर पाया जाता है सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, और अगर बात करें डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लाइनिंग्स की तो वहाँ पर पाए जाते हैं सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। तो इसी तरीके से आप अपने साथ क्विज खेल सकते हो। जितने भी एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए हैं उस सारे एग्जाम्पल्स को एक बार क्विक रिकॉल कर सकते हो, क्विक रिकैप कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पर किस किस टाइप के एपिथेलियम पाए जाते हैं। सो विद दैट हम आ चुके हैं एपिथेलियल टिश्यू के एंड तक, और अब शुरू करेंगे कहानी कनेक्टिव टिश्यू की। सुपर्ब, तो चलो अब शुरू करते हैं कहानी कनेक्टिव टिश्यू के। कनेक्टिव टिश्यू नाम से क्या पता चल रहा है? ये कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है? बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करके पूरी बॉडी बनाता है। इट इज समथिंग लाइक दैट। इसको सबसे आसानी से समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं स्केलेटन का। अगर देखा जाए तो हम सबके बॉडी के अंदर ये स्केलेटन है। ये स्केलेटन एक फ्रेमवर्क बनाता है जहां पर अलग अलग बॉडी पार्ट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और इनके कनेक्टेड होने की वजह से हमारा ये पूरा बॉडी बनता है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू को आप कह सकते हो कि जितने भी एनिमल टिश्यूज है ना उनमें से सबसे ज़्यादा डाइवर्स कनेक्टिव टिश्यू है। डाइवर्स मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा वैरायटी है। वैरायटी बोले तो जैसे एक कनेक्टिव टिश्यूज के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये फ्लूइड हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, और ये बहुत ही सॉलिड हार्ड स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं जैसे कि बोन्स, टेंडन्स, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। तो मतलब आप डाइवर्सिटी देख रहे हो, कोई तो बिल्कुल फ्लूइड ही है और कोई तो बिल्कुल इतना स्ट्रॉन्ग है।
राइट। तो ये काफ़ी डाइवर्स काइंड ऑफ टिश्यूज़ हैं एनिमल टिश्यूज़ के अंदर। तो चलो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के 2 एग्जाम्पल्स तो मैंने अभी अभी बताया था। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो तो आपको याद होगा कि कौन से 2 एग्जाम्पल्स का जिक्र मैंने अभी जस्ट किया था। बताओ फटाफट से। पहला ब्लड, दूसरा बोन्स, इसके अलावा टेंडन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, ये सारे हैं कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल्स। इन सब के नाम शायद आपने सुने होंगे अपनी डे टू डे लाइफ में। कभी सुना होगा कि यार किसी का ना बोन टूट गई है, किसी की खेलते दौरान चोट लग गई, या फिर कोई भी एक्सीडेंटल इंजरी से किसी का हड्डी टूट गया है। कभी सुना होगा कि यार किसी का लिगामेंट टियर हो गया है। तो ये लिगामेंट, बोन, टेंडन, ये सारे टर्म शायद आपने सुने होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको इनका एग्जैक्ट मीनिंग ना पता हो। बट नॉट टू वरी, अभी हम ये सारे जो एग्जाम्पल्स की बात हम कर रहे हैं इन सबको थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के केस में हम देखेंगे कि जो सेल्स होते हैं वो काफ़ी वाइडली स्पेस्ड होते हैं, यानी कि सेल्स के बीच में काफ़ी सारा स्पेस होता है। यही अगर हम एपिथेलियल टिश्यू के स्ट्रक्चर को याद करें तो वहाँ पर जो हमारे सेल्स थे वो काफ़ी क्लोजली स्पेस्ड थे। उनके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बहुत कम या फिर ऑलमोस्ट नहीं थे। बट यहाँ ऐसा नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल्स काफ़ी दूर दूर स्पेस्ड हैं, और सेल्स के बीच का जो ये स्पेस है उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरसेल्यूलर स्पेस। एग्जैक्टली। और ये जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं ये फिल्ड होते हैं विथ अ डेंस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। फ्लूइड जैसे एक स्ट्रक्चर से ये फिल्ड होता है, जिसे हम कहते हैं इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स दोनों सेम है, कैसे? मैं समझाती हूँ। इंटरसेल्यूलर मतलब 2 सेल्स के बीच में, जैसे हम कहते हैं ना इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है, यानी कि 2 अलग अलग स्कूल्स के बीच में कॉम्पिटिशन है ना, सो दैट इज इंटरसेल्यूलर। इंटरसेल्यूलर को हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स भी क्यों कहते हैं? क्योंकि इंटरसेल्यूलर का मतलब है 2 सेल्स के बीच का जगह। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, मतलब सेल के बाहर का जगह। तो बेसिकली हम सेम ही जगह की बात कर रहे हैं। लेट अस सपोज ये एक सेल है, ठीक है। अब इंटरसेल्यूलर मतलब इस सेल और अगले सेल के बीच का स्पेस, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब इस सेल के बाहर का स्पेस। तो दोनों ही केस में हम इस स्पेस की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो इसीलिए ये जो फ्लूइड होता है जो हमारे इस इंटरसेल्यूलर स्पेस को फिल करता है उसे हम इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलो अब देखते हैं कॉम्पोजिशन। तो बच्चों हम ये देखते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। पहला ग्राउंड सब्सटेंस और दूसरा फाइबर्स। अब ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है? ग्राउंड सब्सटेंस में वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि ये ग्राउंड सब्सटेंस जो है इसीलिए ये जनरली थोड़ा सा फ्लूइड लाइक होने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं, बिकॉज इसमें वाटर काफ़ी ज़्यादा है। ग्राउंड सब्सटेंस क्या करता है? किसी भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल्स और फाइबर्स को छोड़ के बाकी जितनी जगह है ना उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक। इसके बाद आते हैं फाइबर्स पे। फाइबर्स प्रोटीन से बने होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमें 3 तरह के फाइबर्स देखने को मिलते हैं, कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर एंड इलास्टिन फाइबर, ठीक है। इनमें से कोलेजन फाइबर जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, बोन्स, टेंडन्स में ये देखने को मिलता है। इनफैक्ट इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी ठीक ठाक होती है, ठीक है। तो इन फाइबर्स के स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में इस लेवल पे नहीं जाएंगे, लेकिन आप अपने हायर स्टडीज़ में इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ओवरऑल कनेक्टिव टिश्यू की पोजीशनिंग। पहले हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था, राइट? और मैंने क्या बताया था? एपिथेलियल टिश्यू सबसे बाहर वाला लेयर है, और एपिथेलियल टिश्यू के नीचे क्या रहता है? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है जो इसे अपने अंडरलाइंग टिश्यू से सेपरेट करता है। तो मान लो अगर ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो उसके नीचे जो है अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो मतलब मैं इसकी पोजीशनिंग बता रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू द एपिथेलियल टिश्यू। एक और ख़ास बात कनेक्टिव टिश्यू के कॉम्पोजिशन के बारे में ये है कि ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है, मतलब किसी भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में ग्राउंड सब्सटेंस कितना होगा और फाइबर्स कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि उस स्पेसिफिक कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो हर एक कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन के हिसाब से उस कनेक्टिव टिश्यू का कह लो शेप होता है या टेक्सचर होता है, राइट? तो
तो कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ में हो सकता है कि ग्राउंड सब्सटेंस बहुत कम हो लेकिन फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा हो, जिसकी वजह से वो ज़्यादा डेंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। दूसरी तरफ कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ में अगेन उनके फंक्शन के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि फाइबर्स बहुत कम हो और ग्राउंड सब्सटेंस काफ़ी ज़्यादा हो, राइट। तो डिपेंड करता है कि कोई भी स्पेसिफिक कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है, उसी के बेसिस पे उनका शेप होता है और उनका शेप जो है वो कौन डिटरमाइन करता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का कॉम्पोजिशन, मतलब उनमें ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स का प्रोपोर्शन कैसा है। तो चलो अब देखेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहला टाइप है ब्लड, अगला टाइप है सपोर्ट टिश्यू, जिनका मेन काम ही होता है टू प्रोवाइड सपोर्ट। सो सपोर्ट टिश्यू के अंदर आ जाएगा बोन एंड कार्टिलेज। इसके बाद आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस यानी कि इनके अंदर, इनके एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो थोड़ा कम है लेकिन फाइबर्स ज़्यादा है, ज़्यादा फाइबर्स है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा डेंस है। तो इसके अंदर आ जाएंगे टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। इसके बाद आता है फोर्थ टाइप विच इज़ लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू है मतलब यहाँ पर क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस कंपैरेटिवली ज़्यादा है देन फाइबर्स, ठीक है। इसके अंदर आ जाएगा एरोला टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। तो बहुत ही जल्दी हम हर एक टाइप के टिश्यू के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को फटाफट से देखते हुए चलेंगे। तो शुरुआत करेंगे हमारे पहले कनेक्टिव टिश्यू के साथ विच इज़ ब्लड। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये बात तो हम सबको पता ही है। ब्लड के कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 78% के आसपास होता है वाटर और 22% होते हैं सॉलिड्स। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू क्यों है, ये एक बहुत अहम सवाल है और वो इसलिए क्योंकि ब्लड जो है ये हमारे बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करके। क्या ट्रांसपोर्ट करके, बाय ट्रांसपोर्टिंग डाइजेस्टेड फूड। जो खाना डाइजेस्ट होता है वो बॉडी के सारे पार्ट्स में कौन लेके जाता है, ब्लड। जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको सारे पार्ट से इकट्ठा करके कौन लेके आता है, ब्लड। गैसेस, इसके अलावा हार्मोन्स, तो इस तरह के चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन को करते दौरान ब्लड जो है हमारे बॉडी के अलग अलग डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। तो चलो अब बात करते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। तो ब्लड जो कि अगेन एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होगा जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। तो ये फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर जो ब्लड के सेल्स हैं वो एम्बेडेड होते हैं, मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। अब अगर हम इन सेल्स की बात करें तो ब्लड के अंदर हमें कुछ डिफरेंट टाइप्स के सेल्स देखने को मिलते हैं जिनमें से हम अभी डिस्कस करने वाले हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी बोले तो वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो चलो देखते हैं इन तीनों का क्या फंक्शन और स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि इनका कलर रेड होता है, तभी रेड ब्लड सेल्स। ये बहुत ही छोटे सेल्स होते हैं और इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ध्यान देने वाली बात है कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इनका काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ब्लड का एक काम ही ये होता है कि ये सारी ज़रूरत की चीज़ों को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचाए। तो ये जो आरबीसीज हैं इनका एक मेजर काम होता है ऑक्सीजन को पहुँचाना, क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत तो सभी सेल्स को होती है कि नहीं। बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वाइट ब्लड सेल्स बोले तो WBCs, ठीक है। इनका काम होता है टू फाइट इन्फेक्शन। आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि यार कभी कभी ना जैसे मौसम बदलता है या ठंड लग जाती है तो क्या होता है, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, राइट। कभी सर्दी, कभी खांसी, कभी थ्रोट इन्फेक्शन, कभी फीवर, इस तरह की हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं, है ना। और आप ये भी नोटिस करोगे कि बहुत बार जब ऐसे ही छोटी मोटी तबीयत ख़राब होती है तो बॉडी खुद से ही ठीक हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ 1 or 2 days, है ना। कैसे ठीक होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शन को फाइट करते हैं, राइट, जो बॉडी की इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होता है, वो ज़रा सा भी कुछ इधर से उधर खा लेते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो ज़रा सा भी कुछ इधर से उधर कर लेते हैं तो उनकी तबीयत फिर वापस से ख़राब हो जाती है, राइट। तो बेसिकली हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को जो बनाता है दे आर द वाइट ब्लड सेल्स या फिर WBCs। अब वाइट ब्लड सेल्स भी जो है ना ये कई तरह के होते हैं, राइट, बट उन टाइप्स के बारे में फ़िलहाल हम इस लेवल पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम अपनी सीनियर क्लासेस में, हायर क्लासेस में हम इन्हें डिटेल में भी जानेंगे कि कौन कौन से टाइप होते हैं और हर एक का क्या क्या फंक्शन होता है।
ठीक है। तो WBCs का जो लाइफ स्पैन होता है काफ़ी कम होता है, दे लिव फॉर अबाउट 4 to 5 days इन द ह्यूमन बॉडी। एक सवाल हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि मैम ब्लड तो जनरली रेड कलर का होता है, फिर वाइट ब्लड सेल्स ये नाम क्यों रखा गया, राइट। तो क्या हुआ कि बहुत पहले जब एक ब्लड सैंपल को सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू पास किया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को जो है ना बहुत हाई स्पीड में घुमाते हैं, तो अब उस चीज़ में जो भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनके डेंसिटीज़ के हिसाब से वो अलग अलग लेयर में इकट्ठा होते जाते हैं। तो ऐसा पाया गया कि ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स और ब्लड प्लाज्मा के अलावा जो है एक वाइट लेयर ऑफ न्यूक्लिएटेड सेल्स देखने को मिला। मतलब एक वाइट लेयर था और वो जो सेल्स थे वो न्यूक्लिएटेड थे, यानी कि उनमें न्यूक्लियस था। तो वाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस होता है, तो यहीं से इनका नाम पड़ गया वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं तीसरा कंपोनेंट विच इज़ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? प्लेटलेट्स ब्लड का वो वाला कंपोनेंट होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, एंड दिस इज़ अ सुपर इम्पॉर्टेंट फंक्शन। आपने देखा होगा कि भाई जब हाथ कट जाता है खून निकलने लगता है, राइट। बट क्या ऐसा होता है कि इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए खून निकलते ही रहता है? इतना ब्लड लॉस हमारी बॉडी से हो गया फिर तो हमारा कल्याण हो गया, है कि नहीं? तो इसका मतलब कोई तो है जो थोड़ी देर ब्लीडिंग होने के बाद में उस ब्लीडिंग को होने से रोकता है, और वो और कोई नहीं बल्कि प्लेटलेट्स हैं। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं? ये ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, तो एक क्लॉट सा बन जाता है जिसकी वजह से फर्दर ब्लीडिंग नहीं होती है और अननेसेसरी ब्लड लॉस भी नहीं होता है हमारी बॉडी से। ठीक है, तो बच्चों ये जो ब्लड के सारे कंपोनेंट्स हैं ना, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, या फिर चाहे प्लेटलेट्स हो, ये सारे के सारे स्ट्रक्चरली भी अलग अलग हैं, इनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं और इनके फंक्शंस भी अलग अलग हैं। जैसे अगर आप स्ट्रक्चर की ही बात करें तो आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है, ये छोटे होते हैं। डब्ल्यूबीसीज में न्यूक्लियस होता है। प्लेटलेट्स जो है ये बहुत ही छोटे होते हैं, राइट। तो इनके स्ट्रक्चर, इनके फंक्शंस, सारी चीज़ें जो है ना एक दूसरे से काफ़ी अलग होती हैं। तो अगला नंबर है सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यू का, जिसके अंदर सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं हम अबाउट बोन्स। बोन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं भाई, सबको पता ही है, क्योंकि बोन्स जो है ये हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क बनाते हैं। स्केलेटन को ही देख लो, हम सबकी बॉडी का जो अंदर का जो ढांचा है ना वो कौन बनाता है? बोन्स बनाता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इनमें बहुत कम होती है, इनफैक्ट ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, ठीक है। बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना तो बॉडी का फ्रेमवर्क ही नहीं होगा, है ना। तो चलो अब देखते हैं बोन के स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में कि भाई इनके स्ट्रक्चर में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं और इतने कम फ्लेक्सिबल होते हैं। बात अगर करें बोन्स के स्ट्रक्चर की, तो इनका एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स एक्सट्रीमली डेंस होता है, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स डेंस होने की वजह से ही बोन्स हार्ड होते हैं। इनफैक्ट ये बने होते हैं, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत बार क्या होता है, विथ एज लोगों के बोन्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो डॉक्टर्स उन्हें कैल्शियम के टैबलेट्स खाने के लिए बोलते हैं, या फिर उन्हें ऐसे फूड प्रोडक्ट्स खाने के लिए बोलते हैं जो कैल्शियम रिच हो, ठीक है। चलो भाई ये तो बोन के स्ट्रेंथ की बात हो गई। इसके अलावा इस मैट्रिक्स में जो सेल्स एम्बेडेड होते हैं उन सेल्स को हम कहते हैं ओस्टियोसाइट्स, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि भाई मैट्रिक्स इतना डेंस होता है कि ये जो सेल्स होते हैं ना, ये उस मैट्रिक्स के थ्रू तो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। अब कम्युनिकेट मतलब हे हाय हेलो क्या चल रहा है, ऐसा वाला कम्युनिकेशन नहीं, बट जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर सेल्स का आपस में कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, और वो कम्युनिकेशन आम तौर पर कैसे होता है? मैट्रिक्स के थ्रू ही, डिफ्यूजन से होता है। बट यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो काफ़ी डेंस होता है। इस वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर टाइनी, बहुत ही छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कैनलिक्यूलाई, और ये जो होल्स होते हैं, इन होल्स के थ्रू ये जो बोन के जो सेल्स हैं ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। आपस में जो भी इनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है जो भी चीज़ों की, वो सारी चीज़ें इन होल्स के थ्रू ही हो पाती है, ठीक है। तो आई थिंक अब बोन का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा सभी को समझ में आ गया। इनफैक्ट ये जो विजुअल यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें आपको बोन के सेल्स भी दिख रहे हैं, इनके टाइनी होल्स भी दिख रहे हैं जिसके थ्रू ये कम्युनिकेट करते हैं, एंड ऑफ कोर्स मैट्रिक्स तो दिख ही रहा है। तो हमारा अगला सपोर्ट टिश्यू है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, ये थोड़ा इलास्टिक होता है और इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। इनफैक्ट जो मैच्योर कार्टिलेज होता है वो रिलेटिवली सॉलिड होता है, लेकिन इनमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, विच इज़ नॉट सो इन केस ऑफ बोन्स,
ठीक है। बहुत बार हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन बच्चों में, मतलब बिल्कुल ही जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनके बॉडी में रफली अबाउट 270 बोन्स होते हैं और ग्रेजुअली जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं तो ये बोन्स आपस में फ्यूज़ करते 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 बाय द टाइम दैट बेबी इज़ एन एडल्ट तो उसकी बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। इनफैक्ट पैदा होने से पहले प्री नेटल स्टेज में जब कोई बेबी अपनी मदर की वूम्ब में रहता है उस दौरान हम देखते हैं कि बेबी के बॉडी में कार्टिलेज ज़्यादा होते हैं एंड ग्रेजुअली ये जो कार्टिलेज है ये बोन्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओसिफिकेशन। इनफैक्ट इससे आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी, उनके आप देखोगे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कार्टिलेज में फ्लेक्सिबिलिटी होती है लेकिन बोन्स में नहीं होती है। एग्जैक्टली। अब अगला सवाल ये आता है कि भाई कार्टिलेज हमें अपनी बॉडी में कहाँ देखने को मिलता है? नोज, ईयर्स, ट्रैकिया, इन सब जगहों में हमें कार्टिलेज देखने को मिलता है। बहुत सिंपल सी बात है। आप देखो जैसे ईयर है, राइट, ईयर को आप ऐसे मरोड़ सकते हो, खींच सकते हो, फोल्ड कर सकते हो, राइट। क्यों? क्योंकि इसमें कार्टिलेज है और ये फ्लेक्सिबल है। सिमिलरली विथ नोज, नोज को भी आप थोड़ा बहुत तो हिला डुला सकते ही हो, लेकिन जहाँ पर बोन्स है वहाँ पर हिलाना डुलाना इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। भाई वो फ्लेक्सिबल है ही नहीं, ठीक है। इनफैक्ट कार्टिलेज को हम एक और जगह देखते हैं जहाँ पर भी बोन्स के जॉइंट्स होते हैं, जैसे जहाँ पर दो बोन ज्वाइन हो रहे होते हैं, ऐसे जॉइंट्स पर कार्टिलेज जो है ये बोन्स के कवरिंग की तरह प्रेजेंट होते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि बोन्स के जो सरफेसेस है ना वो थोड़े से स्मूदन हो जाते हैं, ये बेनिफिट रहता है, ठीक है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो कार्टिलेज है ना वो ऑर्गन्स के शेप को मेंटेन करते हुए वहाँ पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अब भाई कार्टिलेज जैसे होते हैं ऐसे क्यों होते हैं ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम कार्टिलेज के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो कार्टिलेज की स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले इनमें एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है जो कि सॉलिड मैट्रिक्स होता है। यस, मतलब डेंस होता है लेकिन उतना डेंस भी नहीं होता है जितना बोन्स के केस में होता है, ठीक है। इसीलिए ये इनमें स्ट्रेंथ तो होती है बट उतनी नहीं जितनी बोन्स के केस में होती है, ठीक है। इसके अलावा ये बने होते हैं प्रोटीन्स और शुगर्स से। कुछ ऐसे प्रोटीन्स इनमें पाए जाते हैं जिसकी वजह से इनमें ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रेजेंट होती है। अगर बात करें कि भाई मैट्रिक्स के अंदर जो सेल्स एम्बेडेड होते हैं उन सेल्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। सी से कार्टिलेज, सी से कॉन्ड्रोसाइट्स। तो चलो अब डिस्कस करेंगे हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे अबाउट लिगामेंट्स। लिगामेंट टियर के बारे में कभी सुना है? जैसे किसी को खेलते हुए या एक्सरसाइज करते हुए या डांस करते हुए कभी एक्सीडेंटली से इंजरी हो गई, कोई गिर गया और उसके बाद उसका लिगामेंट टियर हो गया, ऐसा सुना है कभी? सुना है, हो सकता है सुना, हो सकता है ना भी सुना। तो बेसिकली लिगामेंट क्या होता है? जो दो बोन्स को ज्वाइन करता है। तो अगर इस पिक्चर को बड़े ध्यान से देखो तो ये दो बोन्स हैं और इन दोनों बोन्स के जॉइंट्स पे देखो जो बोन की कवरिंग है वो क्या है? कार्टिलेज, एग्जैक्टली। और दोनों बोन्स को ज्वाइंट करने वाला जो है वो कौन है? लिगामेंट, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये एक फाइब्रस टिश्यू है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू मतलब फाइब्रस टिश्यू। क्यों? क्योंकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स ज़्यादा होते हैं और जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो कम होता है, ठीक है। तो फाइबर्स ज़्यादा है इसीलिए फाइब्रस टिश्यू। कौन से फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं? इसमें कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं और इसमें इलास्टिन प्रोटीन भी होते हैं। इलास्टिन के होने की वजह से ये थोड़े इलास्टिसिटी भी होती है इनमें, तो ये इलास्टिक भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो दे आर कंसिडरेबली स्ट्रॉन्ग एज वेल, ठीक है। तो ये तो थी लिगामेंट की कहानी। तो चलो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे टेंडन्स। तो भाई टेंडन्स की अगर हम बात करें तो ये बोन्स को मसल्स से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि देखो सारी चीज़ों को कनेक्ट तो होना ही पड़ता है। दो बोन्स को भी कनेक्ट होना है, बोन्स को मसल्स से कनेक्ट होना है, मसल्स को स्किन से कनेक्ट होना है, राइट। तो ये सारे कनेक्शन ज़रूरी है। तो बोन से बोन को कौन कनेक्ट करता था? लिगामेंट। बोन को मसल से कौन कनेक्ट करता है? टेंडन्स। तो टेंडन्स भी फाइब्रस टिश्यू है ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर भी फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट टू बी मोर स्पेसिफिक यहाँ पर कोलेजन फाइबर्स काफ़ी होते हैं, लेकिन यहाँ पर इलास्टिन प्रोटीन नहीं होते हैं। इस वजह से टेंडन्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लिगामेंट के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। हालांकि ये कंसिडरेबली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट टेंडन्स। तो फाइनली अब हम लोग देखेंगे फोर्थ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो कि है लूज कनेक्टिव टिश्यू, और उसमें भी सबसे पहले डिस्कस करेंगे एरोलार टिश्यू, ठीक है। तो ये जो एरोलार टिश्यू होते हैं ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब इनमें क्या होगा? सेल्स होंगे वाइडली स्प्रेड इन द मैट्रिक्स,
ठीक है। इनफैक्ट मैट्रिक्स के अंदर भी जो फाइबर्स होंगे वो कंपैरेटिवली कम होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लूजली ऑर्गेनाइज्ड फाइबर्स होंगे, ढेर सारा एम्प्टी स्पेस होगा, तभी तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है कि नहीं। ओके अब अगला सवाल ये आता है कि भाई ये जो एरोलार टिश्यू है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है। सो नॉर्मली ये जो है ये स्किन को मसल्स से कनेक्ट करते हैं। मैंने बताया था ना, सबको सब कुछ से कनेक्ट होना है, मसल्स को और स्किन को ये कनेक्ट करते हैं। ऑर्गन्स के बीच में जितनी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वहाँ पर ये होते हैं। बहुत बार ब्लड वेसल्स के आसपास ये होते हैं, नर्व्स के आसपास ये होते हैं। तो यूँ समझ लो कि ये ना ऑर्गन्स को एक कुशनिंग इफेक्ट देते हैं। जैसे सूटकेस में अगर आप एक सिर्फ कांच का सामान डाल लो पूरे सूटकेस में, खाली खाली सूटकेस में, तो उसके टूट जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज कुशनिंग इफेक्ट नहीं है। बट वही अगर उस कुशन को आप कपड़े वगैरह से ये सब डाल के ना उसको हर तरफ से सेट कर दो ताकि वो ज़्यादा इधर उधर हिल डुल ना पाए, तो आपका वो ग्लास का जो कंटेनर है वो ज़्यादा सिक्योर्ड और ज़्यादा सेफ हो जाता है। तो कुछ उसी तरह का कुशनिंग इफेक्ट जो है ये एरोलार टिश्यू भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलो अब एरोलार टिश्यू के स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है जो कि फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, इसीलिए लूज कनेक्टिव टिश्यू है, राइट। फ्लूइड मैट्रिक्स है क्योंकि जो फाइबर्स है वो बिल्कुल लूजली ऑर्गेनाइज्ड है ना, ढेर सारा एम्प्टी स्पेस भी है। और ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है ये बने होते हैं प्रोटीन से। अब इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में वैसे तो बहुत टाइप के सेल्स एम्बेडेड होते हैं, बट इनमें से जो सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्पर्स्ड सेल्स होते हैं वो होते हैं फाइब्रोब्लास्ट्स। तो अगला नंबर है एडिपोज टिश्यू का, जो कि ऑफ कोर्स एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है जिसका मेन पर्पस होता है स्टोरेज ऑफ फैट्स। यस, तो इस तरह का टिश्यू पाया कहाँ पे जाता है? बोन मैरो में पाया जाता है, ब्रेस्ट टिश्यू में पाया जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में पाया जाता है, इनफैक्ट इवन बिलो द स्किन भी पाया जाता है। ठीक है, अब एडिपोज टिश्यू का मतलब भी है कि भाई ये ढेर सारा फैट्स को स्टोर करते हैं। तो इसका फंक्शन क्या हुआ? अब ये जो फैट्स हैं विच आर नथिंग बट लिपिड्स, ये जो लिपिड्स हैं ये एक तरीके से एक रिजर्व्ड, एक स्टोर्ड रहता है कि भाई कभी ऐसी ज़रूरत आ गई बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की, तो ये लिपिड्स को हम यूज़ कर सकते हैं टू गेट सम एनर्जी। ठीक है, इसके अलावा इसका दूसरा फंक्शन होता है कि एक तरीके से ना ऑर्गन्स को एक प्रोटेक्टिव पैडिंग मिल जाती है, राइट। अब अगर ये फैट्स हैं तो ये कुशनिंग इफेक्ट थोड़ी बेटर मिल जाती है इन ऑर्गन्स को। तीसरा फ़ायदा ये है कि भाई अगर ये सारे फैट्स हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये बॉडी को थोड़ा इंसुलेशन देता है। बाहर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो थोड़ी उससे इंसुलेशन मिल जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड से भी इंसुलेशन मिल जाती है। तो इनफैक्ट इसी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत बार जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, बहुत बार ना उनको ठंड कम लगती है, राइट। क्यों? लोग कहते हैं कि उनकी बॉडी में इंसुलेशन ज़्यादा है। क्या है ये इंसुलेशन? बेसिकली ये जो एडिपोज टिश्यू है इनके अंदर फैट्स हैं। अगर ये जो एडिपोज टिश्यू के जो सेल्स हैं ये बहुत ज़्यादा, जितने ज़्यादा होते जाएंगे दैट पर्सन विल बिकम मोर ओबीज, इट इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये तो था एक क्विक इंट्रोडक्शन। अब चलो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एडिपोज टिश्यू। तो भाई अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एडिपोज टिश्यूज के अंदर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता ही नहीं है। यस, यू हर्ड दैट राइट, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स होता ही नहीं है। अब सेल्स तो इनमें बहुत सारे होते हैं, तो मेजरली जो सेल्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं दे आर एडिपोसाइट्स। एडिपोज टिश्यू के सेल्स हैं एडिपोसाइट्स। अब ये जो सेल्स हैं ये सेल्स फैट ग्लोब्यूल्स को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। होता क्या है कि कोई भी एक पर्टिकुलर एज या जेंडर के पर्सन के नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स जब एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा हो जाते हैं देन द पर्सन इज सेड टू बी ओबीज। हम ओबीज होना नहीं चाहते हैं, इसीलिए एडिपोसाइट्स का जो नंबर है वो हमारा सही थ्रेशोल्ड के अंदर ही रहे तो बढ़िया है। तो बच्चा बाटी, इसी के साथ हम आ चुके हैं कनेक्टिव टिश्यू के एंड तक। आई थिंक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमने बहुत टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस किया है, तो मुझे उम्मीद है कि इन विजुअलाइजेशंस के हेल्प से आपको समझ में आई होगी कि हमारे बॉडी में कहाँ पर किस तरह के कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है और उनके फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो चलो अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम विद मस्कुलर टिश्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बाद अगला नंबर आता है मस्कुलर टिश्यू का। मस्कुलर, मसल से क्या याद आता है? क्या कि किस चीज़ को रिलेट करते हैं हम मसल से? मूवमेंट, एग्जैक्टली। चाहे हम एक्सरसाइज करते हैं, चाहे हम दौड़ते हैं, सामान उठाते हैं, किसी भी तरह का काम करते हैं, वॉक करते हैं, हर तरह के मूवमेंट में मदद करते हैं मसल्स, एग्जैक्टली। नॉट जस्ट बाहरी मूवमेंट, हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत तरह के मूवमेंट्स हो रहे होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट बीट कर रहा होता है, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर अगर आप देखो जब हम ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो अंदर
मस्कुलर मूवमेंट्स चल रही होती हैं, हम अपने आईज ब्लिंक करते हैं, कई तरह के मूवमेंट, जब हम बात करते हैं तो हमारे जॉज का मूवमेंट हो रहा होता है, जब हम खाना खाते हैं हमारे जॉज का मूवमेंट हो रहा होता है। तो इस तरह के कई सारे मूवमेंट्स हमारे बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं और इन सारे मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू की कहानी अब शुरू करेंगे। अब अगला सवाल जो आता है दिमाग में वो यही है कि ये जो मस्कुलर टिश्यूज हैं ये मूवमेंट को कॉज कैसे करते हैं, इनसे मूवमेंट होता कैसे है। तो ये जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं ये बने होते हैं कुछ एलोंगेटेड, कुछ लंबे सेल्स से, जिन्हें हम कहते हैं मसल फाइबर्स। और इन मसल फाइबर्स में पाए जाते हैं एक खास तरह के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रैक्टाइल नाम से ही आप गेस कर सकते हो कि ये प्रोटीन्स की खास बात ये होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स बोले तो जैसे मान लो एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, फिर वो रिलैक्स कर जाता है। कॉम्प्रेस रिलैक्स, कॉम्प्रेक्स रिलैक्स। ठीक इसी तरीके से ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाते हैं, जिसके वजह से मसल फाइबर्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। और इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही मूवमेंट होती है। कैसे होती है मूवमेंट? अब देखो मसल्स जो है वो बोन्स से कनेक्टेड है। अब भाई मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बोन को भी ये पुल करेगा, और बोन के इसी तरह के मूवमेंट से ये जो मूवमेंट्स हमें दिखती हैं वो सारी मूवमेंट होती हैं, है ना। तो भाई अब लगभग एक आइडिया लग गया कि ठीक है ये मस्कुलर टिश्यूज में ऐसी क्या खास बात होती है जिसकी वजह से ये मूवमेंट कॉज कराते हैं। अगर बात करें मस्कुलर टिश्यूज के टाइप्स के बारे में तो ये 3 टाइप के होते हैं: स्केलेटल मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू एंड कार्डियक मसल टिश्यू। क्या होते हैं ये, चलो देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे स्केलेटल मसल टिश्यू। स्केलेटल मसल टिश्यू, वेल अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला टिश्यू है स्केलेटल मसल टिश्यू, मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मस्कुलर टिश्यू। तो मोस्ट एबंडेंट मस्कुलर टिश्यू वर्टिब्रेट्स में होता है स्केलेटल मसल टिश्यू। ये जो है ऑब्वियसली मूवमेंट कॉज करते हैं किसकी, बोन्स की, ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के जो बोन्स हैं उन बोन्स के मूवमेंट में ये मदद करते हैं। इन्हें हम वॉलेंटरी मसल्स भी कहते हैं। वॉलेंटरी मतलब अपनी इच्छा के हिसाब से मूवमेंट, यानी कि मेरा मन है कि भाई हाथ ऊपर करना है, हाथ ऊपर कर लिया, हाथ नीचे करना है, नीचे कर लिया, हाथ इधर ले जाना है, इधर ले गए। तो जितनी भी ऐसी मूवमेंट्स हैं जो हमारे कंट्रोल में है, जो हमारी इच्छा के हिसाब से, हमारे विल के हिसाब से होता है, दे आर वॉलेंटरी मूवमेंट्स। और ये जो स्केलेटल मसल्स हैं ये वॉलेंटरी मसल्स इसलिए इन्हें कहा जाता है बिकॉज इनकी जो मूवमेंट्स हैं वो हमारे कंट्रोल में होती है। हमें जैसा चाहिए होता है इनकी मूवमेंट वैसे ही होती है, इसी वजह से इन्हें वॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। वैसे तो इन मसल्स का एक और नाम है विच इज स्ट्रिएटेड मसल्स। स्ट्रिएटेड मसल्स, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, क्यों इनका नाम हो सकता है स्ट्रिएटेड मसल्स? वेल, जब इन मसल फाइबर्स को हम माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं तो हमें इनके स्ट्रक्चर में दिखते हैं ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स जो कि स्ट्राइप्स की तरह दिखते हैं, स्ट्राइप्स या फिर स्ट्रिएशंस। और इन स्ट्रिएशंस के प्रेजेंस की वजह से इन्हें स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहा जाता है। तो अब जब आप इनका स्ट्रक्चर देख रहे हो तो इनके स्ट्रक्चर से ही आपको दिख रहा है कि ये कैसे दिख रहे हैं, इनमें स्ट्राइप्स हैं यानी कि स्ट्रिएशंस हैं, राइट। तो ये हैं हमारे स्केलेटल मसल्स। अब अगर इनके स्ट्रक्चर को थोड़ा और गौर से देखें तो हम देखते हैं कि जो मसल फाइबर्स होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं इन शेप, है ना, लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। इनके जो सेल्स हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी बोले तो मेनी, न्यूक्लिएटेड बोले तो न्यूक्लियस, मतलब इनके सेल्स के अंदर बहुत सारे, एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं। इतना ही नहीं, इनमें मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। थोड़ा सोच के देखो कि इनमें मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया क्यों पाया जाता है। याद करो कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, किसी भी सेल का पावर हाउस। एग्जैक्टली, पावर देता है माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी देता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब जाहिर सी बात है कि यार ये जो स्केलेटल मसल्स हैं इनका काम क्या है, मूवमेंट। भाई कसरत का काम है कि नहीं, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया के होने की वजह से यही एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है ना। तो काफ़ी लॉजिकल है यहाँ पर मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया का होना। तो भाई ये तो हो गए
स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में। अब ये देखते हैं कि भाई स्केलेटल मसल्स एग्जैक्टली हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। हमारे बॉडी के जितने भी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स हैं, जैसे कि मूवमेंट ऑफ आवर लिम्ब्स, मूवमेंट ऑफ आवर जॉज, मूवमेंट ऑफ आवर आई बॉल्स, इन सब में स्केलेटल मसल्स होते हैं। अब सोच के देखो कि भाई मुझे इधर देखना है कि इधर देखना है कि इधर देखना है, या फिर मुझे अपने हाथ को इधर लेके जाना है या इधर लेके जाना है। तो इस तरह के मूवमेंट्स जो हम अपनी इच्छा के हिसाब से करते हैं, इन सब में इन्वॉल्व होते हैं स्केलेटल मसल्स। इतना ही नहीं, हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस में भी जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, दे आर ऑल्सो स्केलेटल मसल टिश्यूज। अगला है स्मूथ मसल टिश्यू। स्मूथ मसल टिश्यूज जो होते हैं ये कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी के इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स को। इनवॉलेंटरी मतलब ऐसे मूवमेंट्स जो बेसिकली हमारे इच्छा के हिसाब से नहीं होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं एज सच। उनको होना होता है तो वो मूवमेंट्स होते रहते हैं एंड वी जस्ट कांट कंट्रोल देयर मूवमेंट्स, ठीक है। इसी वजह से इस तरह के मसल्स को हम इनवॉलेंटरी मसल्स भी कहते हैं। इनफैक्ट इनका एक नाम और है विच इज अनस्ट्रिएटेड मसल्स। अनस्ट्रिएटेड मसल्स क्यों? जाहिर सी बात है कि इनमें जब हम इनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो यहाँ पर हमें वो स्ट्राइप्स या फिर स्ट्रिएशंस देखने को नहीं मिलते हैं। सवाल ये उठता है कि इस तरह के मूवमेंट्स हमें अपनी बॉडी में कहाँ देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने खाना खाया, अब जो भी फूड हमने खाया उसको हमने च्यू किया, उसके बाद वो खाना हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू पास करता है। क्या इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल है, इस मूवमेंट के ऊपर? क्या हम चाहें तो फूड को रोक सकते हैं कि भाई एलिमेंट्री कनाल में रुक जाओ या फिर स्टमक में ही रुक जाओ? वो अपने प्रोसेस के हिसाब से एलिमेंट्री कनाल से, स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन में वो अपना मूवमेंट होते रहता है। और ये फूड के मूवमेंट के दौरान ऑफ कोर्स ये जो हमारे जो बॉडी के सिस्टम है, इनके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं, जिनके वजह से ये फूड मूव कर पाता है, राइट। तो इस तरह के जो मसल्स के मूवमेंट्स हैं ये इनवॉलेंटरी मसल्स हैं। इतना ही नहीं, जैसे मान लो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इनवॉलेंटरी है, राइट। तो ऐसे जगहों पर हमें देखने को मिलते हैं स्मूथ मसल टिश्यू। अगर बात करें इनके स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर जो इनके सेल्स होते हैं ये भी इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, थिन होते हैं, बट इनकी खासियत होती है कि इनके एंड्स पॉइंटेड होते हैं। तो यूं स्पिंडल शेप्ड जिसे हम कहते हैं, स्पिंडल के जैसा इनका शेप होता है, एंड्स इनके पॉइंटेड होते हैं। एक और खास बात इनकी ये होती है कि ये यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। यूनी बोले तो वन, यानी कि यहाँ पर मल्टीपल न्यूक्लियाई देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर हर सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि हमारा जो ये स्मूथ मसल टिश्यू है, इनका स्ट्रक्चर हमारे स्ट्रिएटेड मसल टिश्यू या फिर स्केलेटल मसल टिश्यू से काफी ज्यादा अलग है। तो तीसरे टाइप का मस्कुलर टिश्यू विच इज कार्डियक मसल टिश्यू। कार्डियक बोले तो हार्ट, यानी कि हार्ट मसल्स। हमारे हार्ट के वॉल्स पे पाए जाने वाले मसल्स होते हैं कार्डियक मसल्स, एग्जैक्टली। तो अब हार्ट बीट तो सबको पता ही है, धुक 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 धुक, जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? वो इन कार्डियक मसल्स की वजह से ही होता है। अब एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन जो आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम हार्ट का जो ये मूवमेंट है ये भी तो इनवॉलेंटरी है, ये भी तो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि भाई हार्ट बीट करना बंद कर दो, हार्ट बीट करना शुरू कर दो। हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, ये तो खुद से होता है। तो एक तरीके से ये भी तो इनवॉलेंटरी मसल्स ही हुए। तो फिर हम इनको स्मूथ मसल्स के अंदर ही क्यों नहीं डाल दिए? हमने इनकी एक अलग कैटेगरी क्यों बनाई एज कार्डियक मसल्स? वो इसलिए क्योंकि ऐसा देखा गया कि कार्डियक मसल्स की, ये जो हार्ट वाले जो मसल्स है ना, इनकी कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जो स्मूथ मसल्स से अलग थी। तो इसीलिए इनके लिए एक अलग कैटेगरी बना दी गई एंड दे आर कार्डियक मसल्स। तो ये जो कार्डियक मसल्स है ना, ये काफ़ी यूनिक मसल्स होते हैं जो हार्ट के वॉल्स पे पाए जाते हैं। कार्डियक मसल्स के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है स्केलेटल मसल्स के साथ, तो कुछ और सिमिलैरिटीज़ होती हैं स्मूथ मसल्स के साथ। जैसे कि अगर इनके स्ट्रक्चर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हमें यहाँ पर स्ट्रिएशंस देखने को मिलते हैं, हालांकि उतने प्रोमिनेंट नहीं जितने कि स्केलेटल मसल्स में देखने को मिलते हैं, बट स्टिल यहाँ पे स्ट्रिएशंस होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम इनके न्यूक्लियाई की बात करें तो भाई ये यूनी न्यूक्लिएट होते हैं स्मूथ मसल्स की तरह, एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है एंड साथ ही साथ ये इनवॉलेंटरी मसल्स भी होते हैं, है ना। तो अगर आप देखो तो कुछ सिमिलैरिटीज स्केलेटल मसल्स के साथ है, कुछ सिमिलैरिटीज स्मूथ मसल्स के साथ है। तो इसी वजह से इनके लिए भाई एक अलग ही ग्रुप बना दिया गया विच इज कार्डियक मसल्स। तो भाई अब तीनों तरह के मस्कुलर टिश्यूज तो हमने देख लिए, तो हो जाए एक क्विक कंपैरिजन। चलो फटाफट से कर लेते हैं क्विक कंपैरिजन। सबसे पहले स्केलेटल टिश्यू, उसके बाद स्मूथ टिश्यू और उसके बाद कार्डियक।
ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स की अगर बात करें तो ये स्ट्रिएटेड होते हैं, इनमें स्ट्रिएशंस देखने को मिलते हैं। स्मूथ मसल टिश्यू की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रिएशंस नहीं होते हैं, और अगर कार्डियक मसल्स की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रिएशंस होते हैं बट नॉट सो प्रोमिनेंट। अगर बात करें हम सेल्स की तो स्केलेटल मसल्स के केस में लॉन्ग सिलिंड्रिकल सेल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स के केस में होते हैं स्पिंडल शेप्ड सेल्स, और अगर बात करें कार्डियक मसल्स की तो यहाँ पर भी होते तो हैं लॉन्ग एलोंगेटेड सेल्स बट ये ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियाई की। तो स्केलेटल मसल्स होते हैं मल्टी न्यूक्लिएट, और बाकी दोनों ही स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स होते हैं यूनी न्यूक्लिएट। मूवमेंट की अगर बात करें तो स्केलेटल मसल्स होते हैं वॉलेंटरी मसल्स, बाकी दोनों होते हैं इनवॉलेंटरी। तो प्यारे बच्चों, मस्कुलर टिश्यू का डिस्कशन हुआ खत्म, और अब बारी है नर्वस टिश्यू की। एग्जैक्टली। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स हैं, और ऐसा ही एक ऑर्गन सिस्टम है नर्वस सिस्टम, राइट। और नर्वस सिस्टम का जो नर्वस सिस्टम में क्या आता है, बाय द वे नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द पेरिफेरल नर्व्स। अब भाई ब्रेन आता है इसमें, वी ऑल नो कितना इंपॉर्टेंट है ब्रेन, वी ऑल नो कितना इंपॉर्टेंट है स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स से बनता है हमारा नर्वस सिस्टम, और इस नर्वस सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट है, मतलब नर्वस सिस्टम को बनाने वाला जो टिश्यू है, दैट इज नथिंग बट द नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस सिस्टम के बारे में जैसे ही हम सोचते हैं तो डे टू डे लाइफ से कौन सी चीज़ें याद आती हैं? यार ब्रेन है, कोई भी चीज़ हम सोच पाते हैं, समझ पाते हैं कि किसी ने हमें देख करके हाय किया, उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है, कौन बताता है हमें, कौन पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है कि अरे इसे तो मैं जानता हूँ, ये मेरा फ्रेंड है, एंड देन वी रिस्पॉन्ड, राइट। किसी भी तरह की चीज़ जो हम सोचते हैं, समझते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ब्रेन, राइट। बहुत से ऐसे इंस्टेंट रिस्पॉन्सेज जो हमारे बॉडी थ्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक गर्म चाय की प्याली है और जिसको मैंने जैसे ही टच किया मैं तुरंत अपना हाथ पीछे कर देती हूँ, कौन बताता है हमें? यहाँ पर भी रोल प्ले करता है नर्वस सिस्टम, राइट। सो नर्वस सिस्टम इज लाइक सुपर क्रिटिकल। नर्वस सिस्टम है, इसी वजह से हम अपने बॉडी के बेसिकली बाकी सारे चीज़ों का यूज़ करके चीज़ों को समझ पा रहे हैं, इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, रिएक्ट कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, है ना। अभी अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मुझे कैसे पता कि मुझे क्या बोलना है, अब अगला सेंटेंस में क्या बोलने वाली हूँ, क्यों बोलने वाली हूँ, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रही है? नर्वस सिस्टम की वजह से, है ना। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि नर्वस टिश्यू कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस लेवल पर हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं जाएंगे, बट हाँ एक ओवरऑल ओवरव्यू आपको ज़रूर मिल जाएगा नर्वस टिश्यू का, नर्वस टिश्यू किन चीज़ों से बना होता है, नर्व सेल्स के बारे में एक ओवरऑल अच्छा खासा ओवरव्यू, एक अच्छा खासा आइडिया ज़रूर लग जाएगा। तो बच्चों, नर्वस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, सेल्स की खासियत ये होती है कि ये बहुत बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं टू रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युलस। अब आप बोलोगे कि मैम ये स्टिम्युलस बोले तो क्या हुआ? स्टिम्युलस कोई भी ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने बोला था, अगर एक गर्म चाय का प्याला है, उसको टच करते ही हमारे हाथ यूं पीछे क्यों आ जाते हैं? मतलब एज्यूम दैट इट इज सुपर डुपर हॉट, बहुत ज्यादा हॉट है, अब आपने अचानक से उसको टच किया, इमीडिएटली आपका हाथ जो है वो पीछे की तरफ आता है, राइट। इसका मतलब आपके हाथ ने उसको टच किया, बट कहीं ना कहीं ब्रेन से आपको ये हाथ को ये सिग्नल मिला कि पीछे आ, और ये सिग्नल अगर आप देखो बहुत ही जल्दी मिला, राइट। यानी कि ये जो नर्वस टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं, एक तो ये स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं, दूसरा ये जो ट्रांसमिशन होता है ये सुपर फास्ट होता है। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान है, इस इंफॉर्मेशन को जो पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि टच तो मेरे हाथ ने किया बट वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचा, फिर हमको ये ऑर्डर मिला कि भाई हाथ को पीछे हटाओ, ये सारी चीजें जो हुई, ये सारा ट्रांसमिशन जो हुआ, ये सुपर डुपर फास्ट हुआ, राइट। तो यहाँ पर एक्सट्रीमली वेरी 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 फास्ट ट्रांसमिशन होता है सिग्नल्स का, और साथ ही साथ यहाँ पर स्टिम्युलस का जो रिस्पॉन्स है ना, स्टिम्युलस को रिस्पॉन्ड करने के लिए ये सेल्स बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो क्या वो बंदे को इलेक्ट्रिक शॉक लगता रहता है और वो 5 मिनट के बाद कूदता है? ऐसा नहीं होता है, राइट। इट्स सुपर इंस्टेंट, इमीडिएट, ऑलमोस्ट इंस्टेंट होता है, तुरंत ही ही रिस्पॉन्ड्स टू दैट स्टिम्युलस, राइट। तो
यही खासियत होती है नर्वस टिश्यू की। अब हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि भाई ये जो सेल्स की बात हम कर रहे हैं कि भाई नर्वस टिश्यू के अंदर के जो सेल्स होते हैं वो इतने स्पेशलाइज्ड होते हैं। कौन होते हैं ये सेल्स, कैसा स्ट्रक्चर होता है उनका, और मतलब उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से ऐसे क्विक ट्रांसमिशन में मदद करते हैं। हम नर्वस टिश्यू के इन स्पेशलाइज्ड सेल्स की बात करते हैं तो इन्हें हम कहते हैं नर्व सेल्स, या फिर इनके लिए एक अलग से नाम दिया गया है विच इज न्यूरॉन। एग्जैक्टली, न्यूट्रॉन नहीं, इट इज न्यूरॉन। अब न्यूरॉन जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक न्यूरॉन में दो मेजर पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी एंड एक्सन। तो सेल बॉडी है जो आपको एक हेड टाइप का दिख रहा है, और ये जो पूरा टेल लाइक एक स्ट्रक्चर है दैट इज एक्सन। डरो नहीं, अभी हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। तो चलो अब देखते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को थोड़ा और बारीकी से। तो सबसे पहला पार्ट होता है सेल बॉडी। सेल बॉडी जैसे सारे सेल्स होते हैं, सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें होती है। तो जो सेल बॉडी है इसमें साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर आता है एक्सन का। एक्सन क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया ये एक लॉन्ग थिन स्ट्रक्चर है जो अराइज कर रहा है साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म से ही ये अराइज हो रहा है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम होता है टू कम्युनिकेट विथ टारगेट ऑर्गन्स। अब देखो हमें ये समझना होगा कि ये जो न्यूरॉन्स हैं या फिर ये जो नर्व सेल्स हैं, इनका मेन काम क्या है, ट्रांसमिशन, मतलब कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट करना। राइट, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्हें दूसरे ऑर्गन्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और ये कम्युनिकेशन करता है एक्सन। फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोचो, जैसे मैंने एक गर्म पतीले को टच किया, टच किसने किया, मेरे इस फिंगर ने टच किया। राइट, बट ये इंफॉर्मेशन जो है ये नर्व सेल्स के थ्रू पहुंचेगा, हम डिसाइड करेंगे, फिर वापस जो भी डिसीजन होगा वो फिर से नर्व सेल्स के थ्रू पहुंचेगा मेरे इसी फिंगर तक कि इसे वापस लेके आना है। राइट, तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इस कम्युनिकेशन के दौरान जो नर्व सेल्स हैं इन्हें आपस में भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और इन्हें दूसरे ऑर्गन्स के साथ भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। राइट, तो इन नर्व सेल्स के अंदर जो एक्सॉन्स होते हैं इनका काम होता है दूसरे ऑर्गन्स, टारगेट ऑर्गन्स के साथ कम्युनिकेट करना। ठीक, अब एक और तीसरे पार्ट की मैं बात करूंगी विच इज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म से अराइज करते हैं। बट देखो ये जो है ना छोटे, काफ़ी छोटे छोटे स्ट्रक्चर है। एक्सन जैसे एक लंबा सा स्ट्रक्चर था, ये ऐसा नहीं है, ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म से अराइज कर रहे हैं। और इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स का काम क्या होता है, टू कम्युनिकेट विथ अदर न्यूरॉन्स। मतलब जो नर्व सेल्स है ना वो भी एक के बाद एक जो है जुड़े होते हैं। तो ये जो है एक नर्व सेल के साथ दूसरे नर्व सेल का जो कम्युनिकेशन होता है, ये कम्युनिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ डेंड्राइट्स। ठीक है, तो देखो एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को अगर आप देखो बड़े ध्यान से तो इनके स्ट्रक्चर ही ऐसे हैं कि दे आर ऑल रेडी टू कम्युनिकेट, टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सैंपल पेपर्स एंड ऑनलाइन टेस्ट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना ही नहीं, लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल पर चलते हैं फ्री बैचेस फॉर 11th एंड 12th। क्लास 11th के बच्चों के लिए अथर्व बैच मंडे टू फ्राइडे एट 4:30 PM, और क्लास 12th के बच्चों के लिए अनंत बैच मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM। अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। तो बचा
पार्टी इसी के साथ हम आप पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे दिल से उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे साथ साथ ये पूरा वीडियो देखा होगा। और अगर आपने देखा है तो आई एम प्रिटी श्योर कि टिश्यूज के कॉन्सेप्ट्स हो चुके होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो एक और बार बता देती हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने ये वीडियो तो देखा है बट प्लांट टिश्यूज नहीं देखा है। टिश्यूज क्लास 9th साइंस के टिश्यूज के पूरे चैप्टर को हमने 2 वीडियोज में कवर किया है। पहले वीडियो में प्लांट टिश्यूज और दूसरे वीडियो में यानी कि इस वीडियो में एनिमल टिश्यूज। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप हमेशा की तरह कमेंट में लिख के बताओगे कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। और मैं बहुत ही जल्द आपको मिलने वाली हूँ एक और धमाकेदार जोरदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।